बाघ, जिसको भारत में सदियों से शक्ति का प्रतीक भी माना जाता गया है। जंगलों में उसके कदमों की आहट आज भी शरीर में सनसनी पैदा कर देती है। भारत की सारी जैव विविधता एक साथ अपने राजा बाघ की छत्र छाया के चारों तरफ केंद्रित रहती है। परंतु शक्ति का यह प्रतीक आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि 19वीं सदी में भारत में 1 लाख बाघ हुआ करते थे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही थी, बाघ रहवासी क्षेत्रों में तेजी से कमी आना शुरू हो चुकी थी। इंसानों ने जंगलों की विनाश की कड़ी को शुरू कर दिया था और बाघों का अंधाधुंध शिकार किया जाता रहा, जिस कारणवश आज भारत के जंगलों में लगभग 2 से 2,500 हजार बाघ ही रह गए हैं। बाघ के शिकार का शुरुआती दौर अकबर काल को माना गया है, जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में आते आते एक शाही खेल में तब्दील हो चुका था। यही वो समय था जो बाघों की गिरती संख्या का एक अहम कारण बना, जिसमें उस समय के राजा ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जंगलों में शिकार करते थे, जिसकी गवाही आज इतिहास बन चुकी ये तस्वीरें दे रही हैं। उस समय इस खूनी खेल में एक साथ 100 बाघों के मारे जाने तक की खबरें हैं। जंगलों में मौजूद शिकारगाह के अवशेष आज भी भारत के उस काले अध्याय को दर्शाते हैं, और जिस वजह से भारत की आजादी के समय केवल 40,000 के करीब बाघ ही बच पाए थे। पर यह एक शुरुआत थी आने वाले काले भविष्य की। आजादी के बाद भी बाघों के शिकार के लिए कोई नीतियां नहीं बनी थी और शिकार के लिए बाकायदा सरकारी लाइसेंस जारी होते रहे, और लाइसेंस की आड़ में अवैध शिकार भी बड़ी मात्रा में होने लगे। पर हमें क्या ही पता था कि यह शिकार का खेल हमें आने वाले समय में किस मोड़ पर ला खड़ा करेगा। और जब 1970 में बाघों के विलुप्ति की खबरें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लगी, तब उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए सन 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना करके भारत के समस्त वन जगत को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की, जिसके अंतर्गत शिकार पर पाबंदी लगाई गई। जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग को अधिकार प्रदान किए गए। इसी के साथ उस समय भारत की प्रथम बाघ गणना की गई, और जैसा डर था, आंकड़े चौंकाने वाले निकले, जिसमें भारत में केवल 1800 से 2000 बाघ ही पाए गए थे। तब भारत सरकार ने बाघ संरक्षण की दिशा में सबसे प्रभावी कदम उठाते हुए सन 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जिसके अंतर्गत 9 राष्ट्रीय उद्यानों को लिया गया। जंगलों की सुरक्षा के लिए और भी काम किए जाने लगे, और यह कदम निरंतर चलते रहे, जिसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी जोड़ा गया और कई टाइगर रिजर्व व वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। पारंपरिक शिकारी समुदाय के लोगों का पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया। वन विभाग के साथ वैज्ञानिकों, स्थानीय नागरिकों आदि सबको जोड़कर संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने लगे, जिसकी वजह से 20वीं सदी के खत्म होते होते बाघों की संख्या 4000 के करीब हो चुकी थी। परंतु सन 1990 से 2000 तक का दशक बाघों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। बाघों के नाखून, खाल आदि का अवैध कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। इस कारोबार में अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का सीधा दखल होना, लोगों में जागरूकता की कमी और चीन में बाघ शरीर की बढ़ती कीमतें उनकी तेजी से गिरती संख्या का अहम कारण बने। एक तरफ जब भारत नई सदी में दाखिल होने की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह नई सदी बाघों के लिए काल का समय ला रही थी। एक तरफ बाघों को देखने जो टूरिस्ट भारत आ रहे थे, वो भारत की अर्थव्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन रहे थे, और दूसरी तरफ बाघ दिनों दिन कम होते जा रहे थे। सन 2005 में
बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने फिर एक अहम कदम उठाया, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर को वाइल्ड लाइफ एक्ट में संशोधित करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में बदला गया। प्रोजेक्ट टाइगर, जो पहले मात्र एक कार्यालय के रूप में काम करता था, उसको अब कानूनी हक प्राप्त हो चुके थे। और तब बाघ संरक्षण के लिए एक युद्ध स्तरीय कार्यक्रम चालू हुआ। इसके तहत सभी बाघ क्षेत्रों को संरक्षित किया गया व उन्हें टाइगर रिजर्वों में बदला गया। प्रमुख बाघ संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाया जाने लगा। उन विस्थापित ग्रामीण जनों को रोजगार के रूप में टाइगर रिजर्व के अंदर गाइड व ड्राइवर्स के रूप में काम दिलाया जाने लगा। बाघों की गणना के पुराने तरीके पग मार्क्स के साथ वैज्ञानिक तरीकों को जोड़ा जाने लगा, परंतु इन आधुनिक तकनीकों से जो बाघ गणना हुई उसमें बाघों की संख्या 1411 पाई गई। वह आंकड़ों ने उस कड़वी सच्चाई को सही साबित किया कि राजस्थान से सरिस्का टाइगर रिजर्व व मध्य प्रदेश से पन्ना टाइगर रिजर्व अवैध शिकार की वजह से बाघ विहीन हो चुके थे। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भारत का पहला टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंतर्गत सरिस्का व पन्ना में टाइगर रिलोकेट किए गए। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में एच.एस. पाबला सर, तत्कालीन वन अधिकारी श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति सर व उनकी टीम ने कान्हा, बांधवगढ़ व पेंच से टाइगर्स लेकर पन्ना में उनका सफल रिलोकेशन किया, जिसकी सफलता को आज विश्व के कई देश उदाहरण मानकर काम कर रहे हैं। आज पन्ना के हरे जंगल में मौजूद बाघ इस सफल रिलोकेशन के गवाह हैं। सन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाघ संरक्षण के लिए एक जोरदार मुहिम के अंतर्गत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बाघ के संरक्षण के विश्वव्यापी कदमों की रूपरेखा बनी। और इसी सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस भी घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत हर साल इस दिन बाघ संरक्षण के कामों को और गति दी जा रही है। इन्हीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत में सन 2014 की बाघ गणना में बाघों की संख्या 2226 के करीब मानी जा रही है। और इस आंकड़े की तुलना के ग्राफ ने भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि को साबित किया। आज भारत में करीब 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें बाघ अपना प्राकृतिक जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा है और जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए हाथियों से उनकी निगरानी रखी जाती है। ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स से इलाके की सुरक्षा और एंटी पोचिंग स्क्वाड की निगरानी 24 घंटे जंगलों में रहती है। बाकी बाघों की सुरक्षा के लिए हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स दिन रात एक करने में कोई कमी नहीं रखते। अपनी मां के साथ खेलते बाघ के ये शावक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत अपने इस राजा की सुरक्षा को गंभीरता से लेकर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत में बाघों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना नजर आने लगी है। और इसका श्रेय भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग एवं भारत के नागरिकों को जाता है। अब बाघ और उनके जंगलों के भविष्य का सारा दारोमदार हम सबके संयुक्त प्रयासों पर ही निर्भर कर रहा है, जो कि इस खूबसूरत शिकारी जीव और उनके इन घरों के भविष्य की रक्षा कर पाएगा।